सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ये है गैस इन लिक्विड। इस बार हम गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विड में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि यहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर आप डिसॉल्व कर पा रहे हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। फिर से सुनिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को कैसे डिफाइन किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ या द वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि यहां पर देखो जब बात गैसेस की आती है तो गैसेस को किस में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम में। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिसॉल्व्ड इन 1 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और ध्यान रहे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 ml, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 ml। ओके, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कितना ml ऑफ गैस को आप 1 ml ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml और cc डिसॉल्व्ड इन 1 cc या फिर 1 ml ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड में आप कितना क्यूबिक सेंटीमीटर गैस को ऐड कर पा रहे हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। ओके, अभी जो सॉल्युबिलिटी है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ a gas in a liquid, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर इज, द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए इसमें जो पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो अभी इससे पहले भी देखा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब कि ऐसी गैसेस जो पोलार हैं वो पोलार में घुलेंगे और जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार में घुलेंगे, है ना। अब आप एक एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि ये ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, क्या है ये, नॉन पोलर है। ऑक्सीजन नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर है। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, जिसकी वजह से ना किसी के ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना किसी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ना ही पार्शियल प्लस ना ही पार्शियल नेगेटिव, इसीलिए ये नॉन पोलर हो गया। तो जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, CO2 हो गया, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल उन चीजों में घुलेंगे जो नॉन पोलर होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं O2 N2 CO2 डिसॉल्व इन अल्कोहल, है ना, ये जो है ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे आप लेंगे अमोनिया, आप लेंगे H2S एक्सेट्रा, दे डिसॉल्व इन वाटर। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर वाटर तो पोलर होता है एंड अल्कोहल भी तो पोलर है, दोनों ही तो पोलर है। बट देखो वाटर ज्यादा पोलर है या अल्कोहल ज्यादा पोलर है, क्योंकि यहां पर बात कंपैरिजन की होती है, कि कौन ज्यादा डिसॉल्व है। ओके, हम जो यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना वो ऐसा है कि दो लिक्विड है आपके पास, किसमें कम डिसॉल्व है किसमें ज्यादा डिसॉल्व है, हम वो बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत चीजें हर एक में डिसॉल्व हो ही जाती हैं, हर एक चीज के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें डिसॉल्व हो ही जाती हैं। ओके, हम एक्सटेंट की बात करें कि ज्यादा किसमें होगा और कम किसमें होगा। सो वाटर ज्यादा पोलर है या अल्कोहल ज्यादा पोलर है? आंसर इज वाटर ज्यादा पोलर है, क्योंकि वाटर ज्यादा पोलर है इसलिए वाटर में पोलर चीजें घुलेंगी। जैसा NH3 यहां पर लिखा हुआ है, NH3 अमोनिया पोलर है वो,
H2S वो पोलर है इसलिए वो वाटर में घुल रहे हैं। पोलर तो अल्कोहल भी है बट उतना पोलर नहीं है, तो पानी के मुकाबले वो कम पोलर है, या ये बोल सकता हूं कि पानी के मुकाबले वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, है तो वो पोलर ही लेकिन कम है। इस वजह से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है उसमें, नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन इसी जब ऑक्सीजन को आप बोलो कि वाटर के अंदर घोल के दे तो ऑक्सीजन नहीं घोल पाता है वो। नाइट्रोजन को बोलते हो घोलने के लिए, नहीं घोल पाता है वो। समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा जो पोलर होते हैं वो पोलर में घुलते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर। चाहिए तो आप यहां पर साइड में लिख सकते हो, लाइक डिसॉल्व लाइक में लिख सकते हो आप कि पोलर इन पोलर, पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। बाकी जो कहानी कथा है ये तो आपको पता ही है इन सब की क्या है, राइट। तो एक तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर लिख देता हूं मैं पॉइंट बी। ऐसी गैसेस जो लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लें, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एकदम माइनर से एक्सटेंट वाला कुछ ना कुछ बॉन्ड बना ले, वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं एज कंपेरेटिव टू द वो वाली गैस जो कुछ भी नहीं करती। ओके, तो ऐसी गैसेस जो रिएक्ट करती हैं विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पर कौन है? लिक्विड है। तो ऐसी गैसेस जो लिक्विड के साथ रिएक्ट करती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि गैसेस which react with liquid are more soluble in it, तो जो गैसेस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लेंगे वो ज्यादा सॉल्युबल है और जो नहीं कर पाती हैं वो कम सॉल्युबल है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए अमोनिया, एग्जांपल के लिए अमोनिया, ये जो NH3 है, NH3 को वाटर में डिसॉल्व करने को देखो तो NH3 प्लस H2O, तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा NH4 प्लस OH माइनस, कुछ इस वे में आपको मिलेगा। तो क्या किया इसने? रिएक्शन कर लिया। अब जरा एक चीज देखिए, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम एक्सटेंट है पर थोड़ा तो है ना बाकियों के मुकाबले। अगर आप ऑक्सीजन को बोलो वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, ये थोड़ा तो कर रहा है, एकदम माइनर, इसलिए ऑक्सीजन के मुकाबले ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑक्सीजन के मुकाबले ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये समझ में आया? उसी तरीके से अगर आप HCl ले लो, HCl का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कर लेगा। ओके, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक माइनर सा कुछ हो जाए, बस एक रिएक्शन हो जाए। तो जो गैसेस माइनर से रिएक्शन कर लेती हैं विद द लिक्विड वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं, और जो बिल्कुल ही नहीं करती वो कम सॉल्युबल होती हैं। तो दो चीज याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट एंड गैसेस व्हिच रिएक्ट विद लिक्विड आर मोर सॉल्युबल इन इट। तो ये तो पहला हो गया नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा चीज है टेम्परेचर, दूसरा चीज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का? तो ध्यान रखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्यों? पहला रीजन तो आप ये देख सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। अब जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, आप उसको आप टेम्परेचर बढ़ा करके और ज्यादा उसको गर्मी दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? रिएक्शन तो बैकवर्ड चली जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? एक रिएक्शन है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है और यहां से टेम्परेचर बढ़ा करके मैं और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड चली जाएगी, राइट। तो याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एक और वजह है इसकी जिसको हम लोग एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। देखो, जब तक तो गैस के फॉर्म में था, जब तक तो गैस सराउंडिंग में था आपके, तब तक एंट्रोपी ज्यादा थी। मालूम है ना एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, बिखराव, फैलाव जिसको बोलते हैं। गैसेस ज्यादा फैली हुई होती हैं तो गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, आपने गर्म किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते एक दूसरे से, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। आपने और हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसेस में वो कन्वर्ट हो गया, एंट्रोपी और बढ़ गई।
तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, लिक्विड की कम और सॉलिड की और भी कम। ओके, ये तो हो गई एंट्रोपी वाली बात। तो पहले जो गैस के फॉर्म, जो गैस थी आपके पास वो पूरी फैली हुई थी, एंट्रोपी ज्यादा थी। अब सारी गैस को आप पकड़ करके एक लिक्विड के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो? आप एंट्रोपी को कम करने की कोशिश कर रहे हो, आप एंट्रोपी को कम करने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, एंट्रोपी कम कब होती है? टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। इसका मतलब टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी ना। और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी कम होना। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी का कम होना। तो बस अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी गैस आकर के उस लिक्विड के अंदर भर जाए, आपको एंट्रोपी कम करनी होगी, और एंट्रोपी तभी कम होती है जब टेम्परेचर कम होता है। ओके, ये चीज क्लियर है? तो आप यहां पर एंट्रोपी वाला हिसाब किताब भी डाल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid is inversely proportional to the temperature, because जो entropy है यहाँ पर entropy is reducing, and to reduce entropy temperature should be brought down। आप ये बोल सकते हो कि solubility of a gas in a liquid, इसमें entropy कम होती है, entropy कम होने के लिए temperature भी कम होना चाहिए। तो जब आप temperature को कम करते हैं तो solubility automatically बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद अगला तीसरी चीज, effect of pressure। The third one is effect of pressure, effect of pressure, effect of pressure, जिसको हेनरीज लॉ भी बोलते हैं, इसको हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। अब क्या है ये हेनरीज लॉ, जरा देखते हैं इसको। तो हेनरीज ने क्या कहा, एक बार जरा उसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। सुनिए, मान लीजिए कि मैंने एक ये बर्तन लिया है, ये एक बर्तन है, एंड इसके अंदर ये एक लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड इनसाइड दिस। ओके, एंड ये यहाँ पर लिक्विड के वेपर पार्टिकल हैं, दिस आर द वेपर पार्टिकल, एंड मैंने यहाँ पर एक लिड लगा रखी है, दिस इज अ लिड। ओके, ये ढक्कन है, ये एक लिड है, और ये लिड ऐसी है कि मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ, बेसिकली एक पिस्टन टाइप का है, और इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो? क्या है कि एक बर्तन है, बर्तन में लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर वेपर पार्टिकल्स हैं, है ना। देखो होता क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो एवोपोरेट करते हैं, और एवोपोरेट करते करते ऊपर चले जाते हैं, बाद में कंडेंस होकर वापस नीचे आते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम में चलता ही रहता है। ऑलराइट, अब सुनिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया। ढक्कन इसके लिए क्योंकि ये जो काम है ये इक्विलिब्रियम में मैं कराने जा रहा हूँ। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए समझदारी से, अगर मैं ये प्रेशर को बढ़ा देता हूं, गैस के ऊपर के प्रेशर को बढ़ा देता हूं, तो क्या लिक्विड के अंदर ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी या कम गैस डिसॉल्व होगी? जरा सोच के देखो। ये जो है यहां पर, मैं यहां पर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ये जो ढक्कन है ऊपर लगा हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, पिस्टन को नीचे दबा रहा हूं, तो क्या ये जो गैस पार्टिकल है, क्या ये जो गैस है ये अंदर के जो लिक्विड है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी? डिसॉल्व होगी? हम सब जानते हैं यस होगी, क्योंकि आप ऊपर से कंप्रेस करें ना, प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे क्या लिक्विड के अंदर उतना ही गैस जाके घुल जाएगी? यस, यही हेनरी लॉ है, दिस इज हेनरी लॉ। हेनरी ने ये बोला कि गैस के ऊपर आप जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होगी, दैट्स ऑल, दिस इज द हेनरी लॉ। एक बार फिर बोल रहा हूं, हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने ये बोला कि लिक्विड के ऊपर की जो गैस है उसके ऊपर आप जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। ओके, ये बोला हेनरी ने। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर गैस। सही बात है, जो हेनरी ने बोला उसका शॉर्ट फॉर्म है ये कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द गैस। ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, कम प्रेशर लगाओगे तो कम गैस डिसॉल्व होगी। जब आप कोक का ढक्कन खोलते हो तो सारा का सारा गैस बाहर क्यों निकलने लगता है, सारा झाग बाहर क्यों निकलने लगता है? क्योंकि जब तक तो ढक्कन लगा हुआ था तब तक एक प्रेशर मेंटेन था अंदर। ढक्कन खोल दिया, जितना भी प्रेशर अंदर था सब खत्म हो गया, रिलीज हो गया, तो सारी गैस बाहर निकल आई। तो कोक की बोतल भरते वक्त, पेप्सी की बोतल भरते वक्त वो प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रेशर की वजह से उस बोतल के अंदर कार्बन डिसॉल्व होता है, और फिर वो ढक्कन लगा देते हैं ऊपर स्टील का,
आपको याद होगा स्टील का ढक्कन लगा होता है ना, और अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो उसका ढक्कन काफी मजबूत होता है। अभी जैसे देखिए, जैसे बिस्लरी का बॉटल हो गया, उसका ढक्कन देखिए कैसा होता है, कितना कमजोर टाइप का होता है वो, हल्का फुल्का कमजोर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं है। लेकिन वही आप थम्स अप का ढक्कन देखिए, थम्स अप का, पेप्सी का, कोका कोला का, बहुत स्ट्रांग ढक्कन होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस फिलअप की हुई है हाई प्रेशर में, और उस प्रेशर को अगर मेंटेन रखना है तो ढक्कन भी स्ट्रांग चाहिए। कमजोर ढक्कन लगाओगे तो क्या होगा, अंदर की जो गैस है जब वो उफान मारेगी तो ढक्कन फूट के निकल जाएगा। वो बात समझ में आ रही है? यस। तो वही है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा अंदर गैस सॉल्युबल हो जाएगा। तो यही हेनरीज लॉ है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द गैस। और अगर आप फिर भी चाहिए तो हेनरी का लॉ लिख लो, ये लो, इफ यू स्टिल वांट यू कैन राइट द हेनरीज लॉ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेनरी लॉ। तो हेनरी का जो लॉ है वो है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas, is directly proportional to the mole fraction of gas. Okay, क्या है हेनरी लॉ? The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas. Okay? अच्छा, ये जो mole fraction of gas है, दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, the partial pressure, ये किसके ऊपर पड़ रहा है? गैस के ऊपर पड़ रहा है। मोल फ्रैक्शन जो है, ये मोल फ्रैक्शन किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर है। आप ऊपर से जितना प्रेशर देंगे उतना ही लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होगी। ये जो वर्ड है पार्शियल, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो है ना, इस बर्तन के ऊपर जो गैस है ना, अभी कई तरीके की गैस हो सकती है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी। ये कहना चाह रहा है कि जिस गैस को आप प्रेशर देंगे उसी गैस के कंपोनेंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे, बाकी नहीं, जिसको आप प्रेशर दे रहे हो। इसलिए यहां पर पार्शियल का इस्तेमाल किया है। मान लीजिए ऊपर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन आप प्रेशर दे रहे हैं ओनली ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन जाकर के डिसॉल्व होएगा, बाकी नहीं, जिसको आप देंगे वही डिसॉल्व होएगा। इसलिए यहां पर पार्शियल बोल रखा है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी की, एक सिंपल शब्द में। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अच्छा, इसको पूरा ही लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो जितना आप गैस को ऊपर से प्रेशराइज करेंगे उतना ही मोल फ्रैक्शन होएगा लिक्विड के अंदर, उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर। तो इसी चीज को, ये जो चीज इसने बताई इस बंदे ने, क्या मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस ए, मान लेते हैं गैस ए है, कई तरीके की हो सकती है, मैं यहां पर ए ले रहा हूं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना गैस के ऊपर प्रेशर लगाया गया उतना ही लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन है, उतना ही लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन है। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सए। एक्सए का मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लिख लो यहां पर, एक्सए का मतलब ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, एंड पीए का मतलब क्या हो गया? पीए का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो जितना आप पार्शियल प्रेशर देंगे उतना ही तो मोल फ्रैक्शन भी होगा, है ना। अब इसी चीज को जरा देखो, अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो सेम चीज देखो जरा, एक्सए इक्वल टू 1/kh इंटू पीए, 1/kh इंटू पीए। ठीक है, ये जो kh है इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। ये तो चलिए फॉर्मूला हो गया। ये जो kh है, kh इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, kh इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट है, ये वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बट देन ऑल्सो ये जो वैल्यू है ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है?
ओके, तो एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि KH हेनरी कांस्टेंट है एंड इट डिपेंड्स ऑन हेनरी कांस्टेंट एंड KH डिपेंड्स ऑन नंबर 1। KH किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर 1 डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन, अच्छा एक सेकेंड, इसको डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैसेस का अलग अलग KH है और जो कि इस बंदे ने एक्सपेरिमेंटली बताया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो पूरा आपको मिलेगा वहाँ पर चार्ट कि हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे क्या क्या वैल्यूज रखता है वो। दूसरा चीज, KH अगर किसी गैस का ज़्यादा है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो भी कब? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो इस फॉर्मूले से भी अपने को पता चल रहा है ना, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है वो तो इससे भी पता चल रहा है। अगर KH ज़्यादा होगा, देखो ये जो PA है ये तो कांस्टेंट है, ये जो PA है ना ये तो कांस्टेंट है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नेट रिजल्ट कम होगा। तो अगर किसी गैस का KH ज़्यादा है, हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, तो KH ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तीसरी चीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ता है कब? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। C, KH बढ़ रहा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है। KH अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है, और सॉल्युबिलिटी कब घटती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। चाहो तो एक और स्टेप इसमें ऐड कर सकते हो, ये लो, KH बढ़ता है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है। सॉल्युबिलिटी कब घटती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो KH की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है, वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा ये जो हमने अभी पढ़ा हेनरी लॉ कि जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेट्स सी क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। अच्छा, कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या हो गया? ये जो पेप्सी, कोका कोला एक्सेट्रा, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब पेप्सी कोका कोला बनाते हैं तो वो तो जो लिक्विड है उनके पास है ही, जो आप पीते हो वो तो है ही, ऊपर से फिर उसमें वो लोग गैस ऐड करते हैं, और वो जो गैस ऐड करते हैं वो हाई प्रेशर पे ऐड करते हैं, है ना। ये जो गैस होता है ये हाई प्रेशर पे ऐड होता है, हाई प्रेशर पे ऐड होता है। एक बार हाई प्रेशर पे ऐड कर दिया, उसके बाद वो लोग ऊपर स्टील का ढक्कन लगा देते हैं अगर कांच की बोतल है तो, और अगर प्लास्टिक की बोतल है तो उसका ढक्कन बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है उसका ढक्कन प्लास्टिक वाले का। ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि कैन में उनको प्रोड्यूस कर दो, कैन के अंदर डाल दो। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर हाई प्रेशर पे, है ना। दूसरी चीज डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग। ओके, अच्छा ये डीप सी डाइविंग क्या होता है? आपको मालूम है ना, डाइवर्स जो ऑक्सीजन का टैंक पीछे पहनते हैं, मुंह पे ऐसे लगाते हैं और डाइविंग करने जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो डाइव करते करते नीचे पहुंचते हैं तो नीचे हाई प्रेशर की वजह से, देखो मतलब उनके पास जो सिलेंडर होता है ना उसमें जो वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो कंप्रेस्ड एयर रहती है, उसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि उनके बॉडी में ना जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, एक तो वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है। दूसरा वो समुद्र की गहराई में जा रहे हैं। अब क्या होता है कि उनके बॉडी में, उनके ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस घुल जाती हैं। जब वो बाहर आते हैं सरफेस पे तो जितनी डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, अब देखो ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाएगा डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, लेकिन जो अदर गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ना बबल्स बना लेता है। नाइट्रोजन क्या करता है? बबल्स बना लेता है। तो इससे उनको होता है बहुत सारा पेन, जिसको बोलते हैं बेंड्स, BENDS, विच इज नोन एज बेंड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है बेंड्स, या फिर इसको कंप्रेशन सिकनेस भी बोला जाता है, सॉरी डीकंप्रेशन सिकनेस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डीकंप्रेशन सिकनेस, डीकंप्रेशन सिकनेस, इट इज ऑल्सो नोन एज डीकंप्रेशन सिकनेस। बहुत पेन होता है उनकी बॉडी में। इससे बचने के लिए वो लोग ने क्या किया कि अभी जो सिलेंडर्स हैं
उसमें नाइट्रोजन की संख्या को थोड़ी कम कर दी गई है और उसकी जगह पर वो लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो उतना पेनफुल नहीं होता है, मतलब कि उसमें लगभग 11.7% हीलियम होता है। ओके, 56.2% नाइट्रोजन होता है एंड 31.1% ऑक्सीजन होता है। मतलब ये जो पंगा कर रहा था ना, पंगा नाइट्रोजन कर रहा था, पंगा जो था ये नाइट्रोजन कर रहा था। N2 की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि N2 का कंटेंट ज़्यादा था, N2 बबल्स क्रिएट कर रहा था। अब N2 को कम करके उसमें डाल दिया हीलियम, तो वो उतना ज़्यादा तकलीफ अब नहीं देता है। ओके, तो डीप सी डाइविंग में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं तो उनको तो आदत पड़ी होती है। जो नए जाते हैं, जैसे अगर कभी आप सोचें कि चलो ट्रैकिंग करने चलते हैं बहुत ऊंचे पहाड़ पे, तो क्या होता है कि पहाड़ क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर, तो आपको कम ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके ब्लड वेसल्स में कम ऑक्सीजन रहेगा, और जब कम ऑक्सीजन रहेगा तो तुरंत फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एनॉक्सिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनॉक्सिया बोलते हैं, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये किस वजह से हुआ? इस वजह से क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में जो प्रेशर ऑफ एयर है वो कम है, तो आपके ब्लड वेसल्स में भी कम एयर गई, तो आपको फिर, क्योंकि एयर तो चाहिए ना, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रिएक्शन पता है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। ओके, तो ऑक्सीजन कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स में कम डिजॉल्व होगा, कम एनर्जी मिलेगी और इससे थिंकिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ देर का ही होता है, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम देता है। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडियन पीएम चले गए लद्दाख अचानक से। कोई भी आदमी लद्दाख अचानक से नहीं जा सकता है, मतलब आपको थोड़ा सा उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। ओके, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि फॉर क्लाइंबर्स और पीपल्स लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड, तो वो एक डिजीज सफर करते हैं जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, वो नहीं करते एक्चुअली, उनको तो बॉडी एडजस्ट हो जाता है। जो नए जाते हैं वहां पर उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। चौथा, इन फंक्शन ऑफ लंग्स। द फोर्थ पॉइंट इज इन फंक्शन ऑफ लंग्स। देखो, आप जो सांस लेते हो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो आपके ब्लड वेसल्स में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, जब आप सांस लेते हो तो फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाता है हाई प्रेशर पे, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हाई प्रेशर है तो वो आपके ब्लड वेसल्स में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, और उसी ब्लड वेसल्स के थ्रू वो आपकी हर एक सेल टिश्यू तक पहुंच जाता है, राइट। तो ये भी था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।